अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। बेटा हम अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। यहाँ पे केमिकल एक्टिविटी है वो मैं एक नेक्स्ट लेसन के अंदर उसको कंप्लीट कर दूंगा। फिलहाल आज आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड होती हैं। मतलब उसका कलर क्या है, उसकी डेंसिटी कितनी है या कैसी है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसका मॉलिक्यूलर मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी फ्लेमेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगी। इसके लिए मैं डिफरेंट पॉइंट्स ऐड करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन की तादाद एल्केन्स के अंदर C1 से लेकर C40 42 तक चली जाती है। यानी C1 से C, कुछ बुक 40 तक कह देती हैं, कुछ ये भी कहती हैं कि C42 तक चली जाती है। मे भी इससे भी एक आधा आगे कंपाउंड हो, लेकिन मोस्टली मैंने ये चीज़ें रीड की हैं। तो अब कहता है कि पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो कहता है कि C1 से C4 तक, यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर, वो सैचुरेटेड अल्केन कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4, मतलब हम मीथेन की बात करें CH4 एक कार्बन है। अगर हम C2H6 ईथेन की बात करें 2 कार्बन है। C3H8 प्रोपेन की बात करें 3 कार्बन है। C4H10 ब्यूटेन की बात करें तो 4 कार्बन है। तो कहते हैं ये 1 से लेके 4 कार्बन वाले जो कंपाउंड है ये मोस्टली गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इसके बाद की बात करें तो बेटा आपकी बुक पे लिखा हुआ है C1 से C10। एक्चुअली जो हायर क्लासेस है वहां पे जो मैंने स्टडी की है, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज ये वाली चीज़ C1 से C17 है, लेकिन आपकी बुक में C10 लिखा है, सो आप इसको 10 ही कंसीडर कर लें। लेकिन एक्चुअल केस ये होता है C1 से C17। ये मोस्टली गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉरी लिक्विड की फॉर्म में, और इससे हायर यानी आपकी बुक के अकॉर्डिंग C10 से हायर, या फिर हम दूसरी तरह कह सकते हैं C17 से हायर वाले सारे के सारे कंपाउंड, यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन की तादाद C10 या फिर हम दूसरी बुक जो कहते हैं C17, इससे ज़्यादा कार्बन एटम की तादाद वाले ऑर्गेनिक सैचुरेटेड कंपाउंड विल बी एग्जिस्ट इन ए सॉलिड फॉर्म। वैसे भी याद रखिएगा जितना नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है उतनी उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है। जितनी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाती है उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाती हैं। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाएंगी उतना ही उनके सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करने का चांस बढ़ेगा। जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं वो गैसेस फॉर्म में, जिनमें इंटरमीडिएट हैं वो लिक्विड में, जिनमें हायर हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें सॉल्युबिलिटी की, ये वाला ऐसा पॉइंट है बेटा जिसके बारे में पिछले चैप्टर में भी मैंने बड़ी दफ़ा डिस्क्राइब किया था कि सॉल्युबिलिटी की बात की जाए अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो हम कहते हैं सिंपली दे आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड। एक्चुअली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं इनके अंदर कोवलेंट लिंकेज होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स होती है, एक पोलर और एक नॉन पोलर। इनके अंदर नॉन पोलैरिटी वाला बॉन्ड ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। कुछ एक हैं जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर हम कह सकते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, उनके जो लोअर कंपाउंड्स हैं यानी मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, उनके अंदर हल्की फुल्की पोलैरिटी डेवलप होती है जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप हायर क्लासेस के अंदर जाके ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो मोस्टली इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि साइंस के अंदर कोई भी 100% श्योरिटी नहीं होती। सो कोई ना कोई ट्रेंड कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली कहीं ना कहीं कोई ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं तो केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली का वर्ड ही यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे भी कहूँगा कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर नेचर के होते हैं। और अगर नॉन पोलर नेचर के हैं तो डेफिनेटली हमने ये भी चीज़ 9th क्लास के अंदर पढ़ी है कि नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर कंपाउंड्स। अब अगर हम बात करें डेंसिटी की, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्क्राइब किया आपको। पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज डेंसिटी। डेंसिटी हम देखते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम किसी चीज के पार्टिकल की तादाद ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो डेंसिटी कम है, यानी उसका गाढ़ापन कम है, पार्टिकल की क्लोजनेस कम है। और अगर पर यूनिट वॉल्यूम उसके पार्टिकल की तादाद ज्यादा तो हम कहते हैं डेंसिटी ज्यादा है। हम देखते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, यानी
मीथेन से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जैसे जैसे हम आगे को मूव करेंगे इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी। जितनी तादाद बढ़ेगी उतना ही ये पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी पोलराइजेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, पोलैरिटी हल्की फुल्की इन पर डेवलप होगी, चीज़ें एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ हल्का फुल्का अट्रैक्शन शो करते हैं तो पार्टिकल थोड़े से क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। सो हम कहते हैं बाय इंक्रीजिंग साइज डेंसिटी इंक्रीजेज, इंक्रीज बाय साइज। इससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट। हायर क्लासेस में जाएं तो इन दोनों ट्रेंड्स के अंदर थोड़ा बहुत फर्क नजर आता है, लेकिन आपकी बुक पे सिंपली यही लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों ही बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास विल इंक्रीज। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी सी इनके स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उनके अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बाय इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होंगे। अब उससे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की ही। हम कहते हैं कि जैसे जैसे कंपाउंड्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की तादाद बढ़ती जाती है, इनके मॉलिक्यूलर मासेस भी बढ़ते जाएंगे। डेफिनेटली इसका मास जो है मैं पहले भी एक दफ़ा राइट कर चुका हूँ, 16 है, इसका 30 है, इसका 44 है और इसका हम कह सकते हैं 58 एंड सो ऑन। अब हम बात कर रहे हैं मोर विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है? बेसिकली अगर हम दो चीज़ों को एक सरफेस से फ्लो करवाएं तो जोन सी चीज़ फ्लो कम शो करे वो मोर विस्कस होगी। उसके लिए भी हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं गाढ़ापन का, लेकिन एक्चुअली ये फ्लो रेट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं वाटर और हनी दोनों को एक जैसी इंक्लाइंड सरफेस से फ्लो करवाऊं तो आप देखेंगे हनी बड़ी स्लोली नीचे मूव करेगा और वाटर बड़ी स्पीड से मूव करेगा, तो जो हनी है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी हम बात करेंगे कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएंगे इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। मैंने आपको बता दिया व्हाट इज विस्कोसिटी। इसका विस्कस होना, विस्कस मतलब गाढ़ापन होना यानी फ्लो रेट का कम होना। बेसिकली हम इसको गाढ़ापन आमतौर पे हम माइंड के अंदर थिंक करते हैं, लेकिन केमिकली अगर हम देखेंगे या साइंटिफिकली देखेंगे तो हम कहेंगे जिस चीज़ का फ्लो रेट कम है वो ज़्यादा विस्कस होगी, जिसका फ्लो रेट ज़्यादा है यानी फ्लो स्पीड से कर रही है उसकी विस्कोसिटी कम होगी। लास्ट में हम बात करते हैं, हमने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली फ्लेमेबल होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जैसे जैसे हम इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे दे बिकम लेस फ्लेमेबल। एक्चुअली यहां पे क्या रीजन होगी? फ्लेमेबल मतलब जलने का अमल। लेस फ्लेमेबल इसलिए है कि जैसे जैसे बात हर एक घुमा फिरा के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे आके रुकती जा रही है, कि जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेंगी इनके अंदर बाइंडिंग स्ट्रांग होती जाएगी, पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, डेंसिटी बढ़ेगी, इसी वजह से इनकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। उसके अलावा हम कहते हैं कि जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। अब देखें जितना ये क्लोजली पैक्ड होते जाएंगे उतना इनके कार्बन एटम कम एक्सपोज होंगे फॉर बर्निंग प्रोसेस। सो इनके अंदर फ्लेमेबिलिटी इसी वजह से कम होती जाती है क्योंकि अंदर वाले पार्टिकल मोर एंड मोर पैक्ड होते जाएंगे, अंदर वाले पार्टिकल कम एक्सपोज होंगे बाहर से आने वाली फायर के साथ अटैच होने के लिए। सो इनकी फ्लेमेबिलिटी भी कम होती जाएगी। दीज आर सिंपली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब हम देखेंगे इनके थोड़े से यूजेस कि इनको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम डेफिनेटली जिस चीज़ के बारे में भी देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके इस्तेमाल के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये चीज़ यूज़ कहाँ होगी। ये चीज़ हमारे लिए यूज़लेस तो नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं बनाई। सेम ऐसे ही इन एल्केन्स के भी बड़े प्रॉपर यूजेज हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि नेचुरल गैस, ये चीज़ इससे पहले भी एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा मैंने आपसे डिस्क्राइब की कि ऑलमोस्ट 85% नेचुरल गैस के अंदर मीथेन पाई जाती है एंड मीथेन इज अ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस एल्केन्स। तो नेचुरल गैस के अंदर डेफिनेटली कौन सी चीज पाई जाएगी? एल्केन्स, एंड दिस इज द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ एल्केन फॉर बर्निंग प्रोसेस टू obtain द एनर्जी टू कुक द फूड टू रन द ऑटोमोबाइल्स।
इससे नेक्स्ट अब अगर हम बात कर लेते हैं तो यही मीथेन गैस जो नेचुरल गैस के अंदर पाई जाती है, इसको हम लिक्विड एलपीजी जो घरों में सिलेंडरों के अंदर यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम इसको सीएनजी के तौर पे गाड़ियों के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दे आर यूज एज ए रॉ मटेरियल, दे आर यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। और जैसे मैंने एक दफ़ा बात की थी डेरिवेटिव की, हम देखते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको प्रिपेयर करने के लिए हमें किसी और कंपाउंड की ज़रूरत होती है। तो ये एल्केन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनसे हम ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें से चंद एक का मैं जिक्र करूंगा जो इनके अंदर अमेंडेशन करके चेंज करके हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हीट करता हूँ, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करता हूँ, दिस इज अ मीथेन मॉलिक्यूल CH अगर मैं इसके चारों हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दूं तो हमारे पास एक मेन चीज आ जाएगी जिसको हम कार्बन का नाम देंगे। दिस इज बेसिकली कार्बन ब्लैक, दिस इज कार्बन ब्लैक। इसके आगे जाके मैं इस्तेमाल बताता हूं। फिलहाल मेरा बताने का मतलब यह है कि हम इसको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं अगर हम इसी मीथेन में से H की बजाय OH इसके साथ अटैच कर दें तो मेरे पास ये मिथाइल अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगी। अगर हम ईथेन में से CI3 ये इसके कंपाउंड का फार्मूला है ईथेन के, अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करके साथ OH ग्रुप लगा दें, दिस इज द इथाइल अल्कोहल। उसके अलावा हम यहां से क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन ब्लैक, ये सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आगे इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके अंदर प्रिपेयर करके आपको बताऊंगा। ये सारी चीजें हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? एल्केन से। इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन ब्लैक की। ये है तो कार्बन, नाम से ही वाज़ेह है, इसका कलर भी डेफिनेटली ब्लैक ही होगा क्योंकि हम इसको कार्बन ब्लैक का नाम देते हैं। ये जो आप शू पॉलिश यूज करते हो, ठीक है, इसके अंदर भी कार्बन ब्लैक यूज होती है, इसी वजह से उसका कलर ब्लैक होता है। उसके अलावा ये जो प्रिंटर वगैरह के अंदर हम इंक यूज करते हैं जिसे हम टोनर का नाम देते हैं, वो भी बेसिकली कार्बन ब्लैक होती है। इसी वजह से आपकी जो आम फोटो कापीज है वो ब्लैक कलर की होती हैं। जो कलर प्रिंटर हैं वो उनकी बात अलग है। जो हम सिंपल फोटो कापीज करवाते हैं उनके अंदर हम ब्लैक कलर की जो इंक यूज करते हैं बेसिकली कार्बन ब्लैक होती है। उसके अलावा अगर हम देखें हम देखते हैं कि ये जो रबर है, हम कार्बन ब्लैक को एज ए फिलर इन रबर इंडस्ट्री यूज करते हैं। यहाँ पे फिलर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम नाम से देख रहे हैं, फिलर मतलब किसी चीज को फिलअप करना। यहाँ पे हम फिलर का मतलब ये लेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज को बेहतर करना। हम देखते हैं कि ये जो रबर है हमारे पास, अगर हम ये जो रेज करने वाली रबर यूज करते हैं, अक्सर बेशतर लेड पेंसिल से लिखा हुआ रेज करने के लिए, बड़ी सॉफ्ट होती है। उसके अलावा भी अगर हम नेचुरल रबर की बात करें जो हमें प्लांट से हासिल होती है, वो भी बड़ी सॉफ्ट सी, बल्कि उसे कह सकते हैं कि हाई विस्कोसिटी लिक्विड होता है। लेकिन अगर हम देखें कि यही रबर अगर हम यूज करें फॉर टायर इंडस्ट्री तो वो टायर काफी ज्यादा हार्ड होते हैं। लेकिन आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी कि आपने जितने भी टायर्स देखे होंगे जो बड़ी गाड़ियों में होते हैं वो मोस्टली ब्लैक कलर के ही होते हैं। अगर उसके ऊपर कोई आप वखरा पेंट ना कर लें तो वो अलग बात है, नहीं तो मोस्टली आप देखते हैं कि वहां पे ब्लैक कलर के ही टायर आपको नजर आते हैं। वखरा मैंने इसलिए पंजाबी का वर्ड यूज किया, कुछ लोग शो मारने के लिए इसको यूज करते हैं। एक्चुअली जो जितने भी टायर्स होते हैं वो सारे के सारे ब्लैक कलर के होते हैं। उसके पीछे रीजन ये होती है कि हम उस टायर की प्रॉपर्टीज को, उस रबर की प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए वहां पे एज ए कार्बन यूज करते हैं, कार्बन ब्लैक, जिसकी वजह से उस टायर की हार्डनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से ब्रेक्स लगाने से वो इतनी जल्दी घिसता नहीं है। जबकि हम घरों में यूज करने वाले जो रेजर है जिससे हम लेड पेंसिल का रेज करते हैं, वो एक आधे दिन के अंदर 2, 4, 5, 10 दफा रब करने से मतलब ऐसा ऐसा रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि जो टायर यूज होते हैं फॉर ऑटोमोबाइल वो सारे के सारे हार्डनेस शो करते हैं क्योंकि वहां पे हमने कार्बन ब्लैक को एज ए फिलर इस्तेमाल किया है। उससे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। इसका फार्मूला होता है CHCl3। इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्वेंट एज इन रबर इंडस्ट्री। हमने पता है रबर इज अ नॉन पोलर कंपाउंड एंड क्लोरोफॉर्म इज आल्सो अ नॉन पोलर कंपाउंड। दोनों एक दूसरे को डिसॉल्व करने के लिए बने हुए हैं डेफिनेटली, तो हम इसको यूज करेंगे एज ए सॉल्वेंट फॉर क्लोरोफॉर्म एंड फॉर वैक्स एंड रबर इंडस्ट्री। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं दिस इज यूज फॉर एनेस्थीसिया। ये जो पुराने ज़माने में ऑपरेट करना पड़ता था तो यहाँ पे हराम मगज के पास कोई वेन थी, उसको दबाते थे या हैमरिंग करते थे जिससे दिमाग की ये वेन डैमेज होने का भी डर होता था। फिर साइंटिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे केमिकल दरियाफ्त करना स्टार्ट कर दिए
जो बेहोश करने के लिए मरीज को इस्तेमाल होते थे। आजकल तो जो मतलब किडनैपिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, आपने अक्सर बेशतर देखा होगा मूवीज़ या ड्रामा या किसी क्लिप के अंदर, तो उन्होंने एक कपड़ा लिया होता है, उसके ऊपर वो इस तरह करके स्प्रे करते हैं और जाकर किसी के फेस के ऊपर रख देते हैं, वो बंदा बेहोश हो जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे वो क्लोरोफॉर्म केमिकल का मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। इसी एनेस्थीसिया मतलब किसी चीज़ को बेहोश करना, तो किसी चीज़ को बेहोश करने के लिए भी इस केमिकल को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एनेस्थेटिक पर्पस। उसके अलावा अगर हम बात करें कि CCl4, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम देते हैं, CCl4, इसको किस तरह दोनों को प्रिपेयर किया जाता है इंशाल्लाह मैं केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। इसको हम इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट और सॉल्वेंट के रिएक्शन चाहिए, इनके मिक्सर चाहिए, वहाँ पे हम बड़े लेवल पे कार्बन टेट्राक्लोराइड को, बिकॉज दिस इज अ वेरी प्योर नॉन पोलर कंपाउंड और ये मोस्टली नॉन पोलर कंपाउंड को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, इसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे, हायर लेवल पे एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। उसके अलावा इसको हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है ये जो मैल कुचैल होती है, जो कपड़ों के अंदर फंस जाते हैं, जो आम वॉशिंग पाउडर से भी रिमूव नहीं हो रही होती, या हम चाहते हैं कि बड़े प्रॉपर तरह से कपड़े दोबारा से शाइन करें, इसके अंदर से सारी मैल कुचैल उतर जाए, अच्छे तरीके से इसको साफ किया जाए, तो हम इसके लिए मोस्टली ड्राई क्लीनिंग करवाते हैं। जो ड्राई क्लीनिंग होती है बेसिकली उसके अंदर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जो उस कपड़े के अंदर, उस चीज़ के अंदर मौजूद नॉन पोलर कंपाउंड्स को अपने अंदर डिजॉल्व करके अच्छी तरह रिमूव करवा देता है। तो वहाँ पे भी हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को एज ए ड्राई क्लीनिंग पर्पज यूज करते हैं। इसके अलावा एक तरह उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्टली कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी यूज़ करते हैं। आई होप बेटा आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, या मुझे वॉइस मैसेज सेंड करके मेरे से कंफर्म कर सकते हैं कि सर इसका आंसर हमें दें। थैंक यू।